बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है जिसपे हम बात करेंगे टैक्स रिटर्न पे। स्टूडेंट्स को जमा करवाने होता है कि नहीं करवाना होता, अगर करवाना है तो किस कंडीशन में करवाना है, अपना बेनिफिट गवर्नमेंट से कैसे ले सकते हैं। कैसे हम टैक्सेस बचा कहाँ कहाँ से सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर मुनीब राना पॉडकास्ट। और मेरे साथ आज हैं एहसन भाई। और एहसन भाई अपना इंट्रोडक्शन अभी ख़ुद कराएंगे। मैं ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ एहसन भाई के मतलब कि एहसन भाई फ़ाइनेंस को लेके फ़ाइनेंशियल स्टफ़ जितने भी हैं उसमें इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं। जर्मनी में रहते हो एहसन भाई को काफ़ी टाइम हो गया। तो पहले तो एहसन भाई थैंक यू सो मच कि आप टाइम निकाल के आए हैं पॉडकास्ट के लिए। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं, उसके बारे में एहसन भाई थोड़ा हमें बताएंगे कि क्या टॉपिक है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पैसों का लेना देना है। ठीक है, तो मेन गेम पैसों की है। तो एहसन भाई ओवर टू यू। पहले तो आप इंट्रोडक्शन करा दीजिए थोड़ा और बाद जी, में हम थैंक थोड़ा यू वेरी डिटेल में मच जाते फॉर हैं। द इनविटेशन। मेरा नाम मोहम्मद एहसन है। यूट्यूब पे मेरा चैनल है एहसन फाइनेंस के नाम से, जिस पे मैं वीडियोस बनाता हूँ बिजनेस और फाइनेंस पे। मोस्टली एक्सपर्ट्स के लिए, जो फॉरेनर्स होते हैं, स्टूडेंट्स पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जनरली फाइनेंस के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसमें मैं बनाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है जिसपे हम बात करेंगे टैक्स रिटर्न पे। पहली बात तो ये है कि टैक्स रिटर्न होते क्या हैं। अक्सर लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती कि टैक्स रिटर्न एक्चुअली है क्या चीज़। दूसरा, स्टूडेंट्स को जमा करवाने होता है कि नहीं करवाना होता, अगर करवाना है तो किस कंडीशन में करवाना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन कौन सी चीज़ें आप टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं जिसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। मेरे बारे में थोड़ा बहुत, मैं आया था 2015 के अक्टूबर में मास्टर्स करने के लिए। साउथ ऑफ जर्मनी में एक इलाका है फिलिंगन श्वेनिंगन, उधर मैं आया था। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मैं मास्टर्स की है और उसके बाद 2017 से मैं जॉब पे हूँ फुल टाइम, और साथ में ये थोड़ा बहुत यूट्यूब का सेटअप। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एहसन भाई और मैं एक ही इनटेक में आए थे। मैं भी 2015 में आया था जर्मनी, तो एहसन भाई भी सेम अक्टूबर वाले इनटेक में, विंटर इनटेक जिसे हम कहते हैं। तो एहसन भाई का माशाल्लाह उतना ही एक्सपर्टीज़ हैं जितनी मेरी हैं, और फाइनेंसिस के हवाले से मैं कहूँगा कि मुझसे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और शुरू में इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा शायद आपको इस तरह हो कि शुरू में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता, क्योंकि हम एक बड़े डिफरेंट सिस्टम से आ रहे होते हैं, स्पेशली वन वी आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो हमें ना कभी हमने टैक्स रिटर्न को इतने करवाए होते हैं, ना कभी पाकिस्तान में हमने इतना इस चीज़ के बारे में सुना होता है। क्योंकि जो टैक्सेस का सिस्टम है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा फ्लॉड है। कुछ लोग काम कर रहे हैं, टैक्सेस नहीं दे रहे। इवन जो जितने टैक्सेस बनते हैं उतने भी वो लोग नहीं दे रहे होते। तो बड़ा अब में थोड़ा एम्बिगुअस सा ये टॉपिक मोस्टली जो साउथ एशिया से आए होते हैं, इंडिया पाकिस्तान से आए होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस चीज़ को समझना, क्योंकि हम एग्जैक्टली exactly। और हम फैमिली लोग में इस बारे में होते सोचते भी नहीं है। मतलब पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, हम लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास इनकम आ रहा है और उसके बाद बस जो भी है टैक्सेस देने नहीं देने। अच्छा, हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हम टैक्सेस दे रहे होते हैं। एटलीस्ट जर्मनी में आके हम टैक्सेस दे रहे हैं। टैक्स रिटर्न का मतलब ये है कि हम ऊपर से टैक्सेस नहीं दे रहे, हमने जो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पैसे दिए हुए हैं उनमें से हम अपना बेनिफिट गवर्नमेंट से कैसे ले सकते हैं। कैसे ले इस सकते हैं। वजह से हाँ, ये तो ये टॉपिक बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। अब जर्मनी में बहुत से लोगों ने ये तो सुना हुआ है कि टैक्सेस बहुत हाई हैं। लाइक हम सुनते होंगे, बहुत से लोग वीडियोस में बनाते हैं, और अब पहले हमें भी लाइक अंदाज़ा है कि 40% तक टैक्सेस जाते हैं अगर आप सिंगल होते हो। इसी तरह आपकी टैक्स ब्रैकेट चेंज होती रहती है जब आपकी फैमिली होती है, तो फिर वो एक लंबी डिबेट है। लेकिन कभी हमने इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया कि हम टैक्सेस बचा कहाँ कहाँ से सकते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैं एग्जैक्टली। छोटी छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा। एज ए स्टूडेंट मैंने वहाँ से लैपटॉप बाय किया था। ठीक, तो मुझे आइडिया नहीं था कि लैपटॉप, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर वो मैं लैपटॉप की रिसीट अपने टैक्स रिटर्न में साथ ही देता तो मुझे उस पर जो टैक्स मैंने दिया था लैपटॉप पे वो मुझे वापस मिल जाता। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि आपको बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप एट द एंड ऑफ द ईयर काफ़ी टैक्सेस उसमें बचा सकते हो। तो ऐसे भाई कहाँ कहाँ से आपको लगता है कि स्टूडेंट जब काम करते हैं, स्पेशली फुल टाइम तो जॉब नहीं कर रहे होते स्टूडेंट्स, कुछ लोग हफ्ते महीने में 80 आवर्स कह लें, क्योंकि मोस्टली इतना अलाउ होता है, छुट्टियों में फिर ज़्यादा भी अलाउ होता है काम करना। तो अब एक बच्चा है, उसने 80 आवर्स काम किया है। ठीक है, अब एट द एंड उसका सवाल ये होगा कि ठीक है यार, हमने कमा तो लिए 1000 यूरो या जितने भी हैं, बट हमारे अकाउंट में कितने आएंगे। ठीक है, और जितने भी हाँ, अकाउंट में आए, क्या वो आने के बाद उतने ही पैसे हमें उसमें जब टैक्सेस कटेंगे, तो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर हम टैक्सेस कोई रिक्लेम करते हैं तो हमें कितना टैक्स वापस आएगा और किस बेसिस पे वापस आएगा। तो इस पर अगर आप थोड़ा सा एलेबरेट कर दें तो।
अच्छा, इस पॉइंट पे जाने से पहले हमें दो इंडिविजुअल चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहला ये है, टैक्स रिटर्न आपको जमा करवाना है भी कि नहीं, क्योंकि अक्सर हम स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें ये नहीं होता कि हमने सुना होता है, अक्सर लोगों ने सुना होता है कि भाई आप पे मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है आपने टैक्स रिटर्न जमा करवाना है। अक्सर कंडीशन में तो डेफिनेटली ये सही होता है कि आपको नहीं करवाना, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसपे आपको जमा करवाना लाजमी हो जाता है और आप नहीं करवाते। फिर आप जॉब स्टार्ट करते हो 1 2 3 साल के बाद, फिर आप जब फर्स्ट टाइम जमा करवाते हो तो फिर आपको पता चलता है आपके ऊपर मैंडेटरी था और आपके ऊपर टैक्स रिटर्न नहीं, आपके ऊपर चालान लग जाएगा, आपको पैसे ऊपर देने पड़ेंगे क्योंकि आपके ऊपर पहले से मैंडेटरी था। अगर आप टैक्स क्लास नंबर 1 में है या अगर शादीशुदा है, टैक्स क्लास 4 कॉम्बिनेशन है आपकी, तो उसमें आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप टैक्स क्लास नंबर 1 में हैं और आपने 2 जॉब्स की हैं तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक वक्त में 2 जॉब्स करते हैं तो एक जॉब पे आपका टैक्स क्लास 1 लगता है और दूसरे पे 6 लग जाता है, तो इस पे आप ऑब्लाइज हो जाते हो सबमिट करवाना। उसके अलावा अभी जो कोरोना की सिचुएशन हुई थी और बहुत सारे मसले होते हैं, उसमें 3 4 5 चीजें ऐसी हैं जिसपे आप टैक्स क्लास 1 में होते हुए भी आप पे मैंडेटरी हो जाता है। मिसाल तौर आप पे Arbeitslosengeld आपने लिया है, उस पे आप पे मैंडेटरी हो जाएगा। Arbeitslosengeld, सॉरी मैं बता दूं, Arbeitslosengeld वो है कि अगर आपने जॉब नहीं की और आपने पहले जॉब की हुई थी तो जो इनकम बाद में जनरेट होती है, जो आप यहाँ से Arbeitlos क्या कहते हैं उस अदारे को, मेनली वो जो अदारा होता है वो आपको, हाँ Arbeitsamt जो होता है वो आपको पे करता है। तो Arbeitslosengeld मतलब ये है कि जॉबलेस जब आप होते हो तो जो आपको पैसे मिलते हैं Arbeitsamt की तरफ से, उस पैसे को हम Arbeitslosengeld कहते हैं। सॉरी जर्मन टर्म्स ऐसे भाई, आई थिंक हम थोड़ा सा हमें ट्रांसलेट करना अच्छा, फिर उसको अंग्रेजी में बता दूंगा जर्मन और उसके साथ जर्मन में अंग्रेजी थोड़े। दो। उसके बाद होता है Muttergeld, मतलब अगर आप शादीशुदा हैं, इवन दो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि शादीशुदा होते हैं, फुल टाइम जॉब नहीं करते होते, दोनों पेरेंट्स स्टूडेंट्स है या अगर पार्टनर है, जो भी हिसाब है, अगर उनका कोई चाइल्ड है तो गवर्नमेंट उनको पैसे देती है। अगर वो भी आप रिसीव कर रहे हो तब भी आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाता है, इगाल आप स्टूडेंट हैं नहीं है, किसी भी कंडीशन में तब भी आपके ऊपर पड़ता है। और एक और चीज़ है Krankengeld, कि अगर आप स्टूडेंट थे और आप स्टूडेंट जॉब कर रहे हो अच्छी कंपनी में, यूजुअली ये बड़ी कंपनी में, मतलब छोटी जैसे मैकडॉनल्ड्स वगैरह में ऐसे नहीं देते, लेकिन आप किसी बड़ी बड़ी कंपनी बॉश वगैरह में कर रहे हो आप, ठीक है, वैक स्टूडेंट का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें आप 1 महीने के लिए सिक हो गए, ठीक है, तो आपको बहुत सारी कंडीशन में ये बड़ी कंपनीज आपको सिक लीव पे भी पैसे दे रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाता है कि आप टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। कौन कौन से एक्सपेंसेस आप ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी स्टडीज में हेल्प कर सकती है उसको आप टैक्स रिटर्न में जमा करवा सकते हैं। अब ये बहुत वाइड वैरायटी है, लेकिन इसमें हम मोटी मोटी चीजों पर बात करना शुरू करते हैं। कोई सी भी जो फीस आपकी लेती है, अगर रजिस्ट्रेशन फीस लेती है आप यूनिवर्सिटी, जैसे 130 यूरो से लेकर 250 यूरो तक होता है, जमा करवा सकते हैं। आपका जो मंथली टिकट होता है वो करवा सकते हैं। लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ी सी कावियाट होती है, थोड़ी सी पॉइंट्स है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। रेंट आप नहीं क्लेम कर सकते लेकिन अगर आप मिसाल तौर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो 2 जगहों पे होते हैं, TU बर्लिन में है वो, और वो शिफ्ट हो रहे हैं म्यूनिख, शिफ्ट हो रहे हैं स्टडी के पर्पसेस पे, तो जो उसको शिफ्टिंग कॉस्ट लगेगी स्टूडेंट को, वो आप क्लेम कर सकते। एक साथ में अगर आपने 2 घर रखे हुए हैं, 3 घर है, उसका किराया आप क्लेम कर सकते। स्टूडेंट लोन लिया आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लोन लिया था, मुझे कांटेक्ट करते हैं कि मैंने लोन लिया तो मैं लोन क्लेम कर सकता हूँ। तो इसमें आप लोन तो क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जो उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूनिवर्सिटी से घर जा रहे हैं, घर से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उसकी कॉस्ट, आप घर से लाइब्रेरी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलग जगह पर है, इस पे आप क्लेम कर सकते हैं। लोन की अपने बात की, जिस तरह अक्सर स्टूडेंट्स हैं उनकी तो शर्त होती है कि आप ब्लॉक्ड अकाउंट जमा करवा के यहाँ पे आए ना, तो लोन की ज़रूरत ऐसे सच पड़ती क्यों है स्टूडेंट्स को? क्योंकि वो तो आई इसी बेसिस पे कि हमारे पास तो ब्लॉक्ड अकाउंट है, तो फाइनेंशियली तो हम इतने हैं कि हम देखिए, इसमें 2 3 ऐसे कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स लोन ले लेते हैं। मिसाल तौर वो अपनी कंट्री से आए ब्लॉक्ड अकाउंट लेकर, यूजुअली 1 साल का ब्लॉक मांगते हैं, कुछ लोगों से 2 साल का भी ब्लॉक मांगते हैं। आपको 1 साल का वीज़ा मिल गया, अब दूसरे साल के लिए आपको चाहिए पैसे, आपके पास जॉब है नहीं है, जॉब है तो आप जॉब के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास जॉब नहीं होती, उनके पास पैसे भी नहीं होते, अब उनको करवाना है ब्लॉक अकाउंट, तो वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट से लेते हैं लोन, और वो गवर्नमेंट से लेकर अपने ब्लॉक अकाउंट बनाते हैं और उस पर अपना वो वीज़ा ले लेते हैं। तो उस पर फिर उस कंडीशन में होता है। एक और कंडीशन ये है कि यूजुअली जब आप स्टूडेंट स्टेटस से जॉब सर्च पे आते हो तो उस पर भी आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है।
तो अब उस टाइम तक बहुत सारे बच्चे अपना वो पूरा ड्रेन कर चुके होते हैं। अब जब वो स्टेटस चेंज कर रहे होते हैं तो अब वो स्टूडेंट भी नहीं रहे होते, तो उनको अब स्टूडेंट जॉब नहीं मिल रही होती। तो एक ऐसा पॉइंट आता है ना वो इधर ना उधर कहीं पे भी नहीं रहते, तो उनके पास अब उनको ब्लॉक अकाउंट चाहिए, क्योंकि जॉब सर्च वीजा पे कन्वर्ट करने के लिए उनको ब्लॉक अकाउंट चाहिए। तो उस कंडीशन में भी कुछ लोग लोन ले लेते हैं। लोन लाइक ऐसा इतना मसला तो नहीं है, लेकिन किस तरह फाइल करते हैं, ऑनलाइन ही करते हैं, क्या करेंगे वो? उसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, मतलब उसका अपना एक पूरा प्रोसेस है, वो लेकिन हम बाद जनरली में होता है डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मिल जाता है, एक पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा It's a कुछ भी trap. मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं करें, आप फंस जाएंगे। क्योंकि आजकल का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ऊपर हो जाता है। अगर आप लेंगे, वैसे तो सब्सिडाइज होता है, करंट जो इंटरेस्ट रेट है जो गवर्नमेंट दे रही है तकरीबन 3% से ऊपर ही है, और 3% पर ईयर है, तो उसमें आप बहुत फंस सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आप कोशिश करें, जॉब ढूंढें, पार्ट टाइम जॉब ढूंढें, उसमें आप उसकी बेसिस पे आप अपना वीजा एक्सटेंड करवाएं। अच्छा, ये सारे मेरे जहन में आ रही थी बात। अब बच्चे ये भी सोचेंगे यार हम क्लेम किस तरह करेंगे ना, ये अच्छा, बहुत इस पे भी एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि अगर आपसे कोई बोलता है टैक्स रिटर्न, तो उस पे आपके दिमाग में क्या होता है कि भाई टैक्स रिटर्न होता क्या है? फाइल टैक्स लेना है, बाद में जो क्लेम करना है कि मैंने इतना टैक्स तो दे रहा हूँ, इसमें से मुझे रिटर्न क्या आएगा, लाइक मैं कितना अमाउंट मुझे वापस मिलेगी, कुछ ऐसे ही होता है शायद। एग्जैक्टली अक्सर स्टूडेंट क्या समझते हैं, एक मिसाल देता हूँ कि मैंने लैपटॉप लिया, 1000 यूरो का टैक्स लगता है 19% का, ठीक है। अब स्टूडेंट समझते हैं अच्छा 19% टैक्स है, इसका मतलब 190 यूरो जो है लैपटॉप का वो मुझे वापस मिलेगा। ये इनकरेक्ट है। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि भाई मैंने 1000 यूरो का लैपटॉप खरीदा है, तो जब मैं टैक्स रिटर्न करूंगा ना तो मुझे 1000 यूरो वापस मिलेगा, क्योंकि मैंने वो 1000 का लैपटॉप लिया। ये भी गलत है। तो कहानी ये होती है कि गवर्नमेंट देखती है आपका इनकम कितना है, उसके बेसिस पे वो आपका टैक्स काटती है बेस्ड ऑन योर टैक्स क्लास, ठीक है। हाईएस्ट में आपको 42% होता है टैक्स, राइट। तो आपका जो सैलरी है उसको 42%, उसमें आपका इनकम टैक्स हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, आपकी बहुत सारी जो इंश्योरेंसेज होती हैं उसको भी लोग टैक्सेस कंसिडर करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। एक तो इनकम टैक्स होता है और एक होता है सोलिडारिटेड सूचलाग। वो होता है अगर आप ईस्ट में हैं तो आपको नहीं कटता, अगर आप वेस्ट जर्मनी में, जो पुराना वेस्ट जर्मनी उसमें आपका कटता था, अब वो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो कटता है, राइट। तो वो होता है आपका इनकम टैक्स। गवर्नमेंट ये देखती है कि आप कितना कमा रहे हैं, उसमें से वो आपका परसेंटेज काटते हैं और वो आपकी सैलरी में से परसेंटेज टैक्सेस की निकाल लेते हैं। तो एज अ स्टूडेंट जनरली आप मैक्सिमम कितने कमा लेते हैं? 10,000 यूरो, 12,000, 15,000, उससे ज्यादा तो स्टूडेंट जनरली नहीं कमाते। जो आपके फर्स्ट 10,000 यूरोज है ना, ब्लॉक अकाउंट है उस साल का, आपका जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। 2022 का था 9,900, इंग्लिश में 9984। इतना अमाउंट अगर आप कमाते हैं तो आपका ये सारा अमाउंट टैक्स फ्री है, लेकिन इससे ऊपर आप जाते जाएंगे तो आपका इनकम टैक्स बढ़ता रहेगा, राइट। तो आपने एक साल में जितना भी कमाया है, अगर वो इस अमाउंट से ज्यादा है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो समझते हैं कि भाई मेरा सारी जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, तो मैंने तो टैक्स पे नहीं किया, तो जब मैंने पे नहीं किया तो मुझे वापस क्या मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कहते हैं टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड। इसका मतलब यह है कि इवन दो मैं स्टूडेंट था, मैंने पैसे नहीं कमाए, लेकिन मेरे एक्सपेंसेस थे, तो प्लीज मेरा एक ऐसा अकाउंट बनाएं जिसमें मेरे एक्सपेंसेस आप लिखें। तो आप अपने सारे एक्सपेंसेस जमा करते जाते हैं और उस अकाउंट में दे देते हैं थ्रू टैक्स रिटर्न। और जब आप टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट आपको टैक्सेस कम देती है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस पुराने पड़े हैं। होता रहता है लाइक कि आप एग्जैक्टली। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी मंथली आ रही है सैलरी 717 यूरोज, तो उसमें आप कोई भी टैक्सेस पे नहीं कर रहे, राइट। 0,000। अगर आप इस पे लेट्स से आप कहते हैं कि भाई मेरे पास इस ईयर मैंने एक लैपटॉप खरीदा जिसका 1000 यूरो था, मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा जिसकी वैल्यू 700 यूरो थी, 1700 यूरो हो गए, और आपने बहुत सारे अपने बढ़ाने शुरू कर दिए कि भाई मेरे ये एक्सपेंसेस हैं। एट द एंड ऑफ द डे लेट्स से आपने 5000 यूरो का बनाया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोलेगी अच्छा ठीक है आपने टैक्सेस पे नहीं किए, तो हम इसको एज अ सेपरेट अकाउंट में रख देते हैं जिसका नाम है फर्लुस फोत्राक या टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड। अब आपका ये अकाउंट बढ़ता रहेगा। आप लेट्स से 3 साल के बाद आपने फुल टाइम जॉब शुरू की, फर्स्ट ईयर में आपके थोड़े से पैसे बने, आपने टैक्स रिटर्न जमा करवाया, आपको वापस में एक सर्टिफिकेट आया जिसका नाम है फर्लुस फोत्राक या टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड। फिर आपने नेक्स्ट ईयर टैक्स रिटर्न जमा करवाया, उसमें भी आपके इनकम पे टैक्स को नहीं लगा था, आपने उसमें भी और जमा करवा दिए। तीसरे साल भी किया। लेट्स से अब चौथे साल में आप स्टूडेंट नहीं, अब आपके पास फुल टाइम सैलरी है, लेट्स से आपकी फर्स्ट सैलरी है 45,000 यूरोस, तो उसमें आपको जो इनकम टैक्स लगेगा वो लगेगा 6,747 यूरोस। तो आपकी जो हाथ में सैलरी आएगी पर मंथ वो आएगी 2,419 यूरोस। टैक्सेस काट के ये होगा हिसाब, क्योंकि आपका पुराने सालों में एज अ स्टूडेंट आपके एक्सपेंसेस बढ़ते रहे थे, आपने जमा करवाते रहे थे। इस एग्जाम्पल में लेते हैं कि आपके स्टूडेंट एक्सपेंसेस 5,000 यूरोस के थे,
तो ये 5,000 माइनस हो गया आपकी ग्रोस सैलरी से। तो अब जो टैक्सेस कैलकुलेट होंगे इंस्टेड ऑफ 6,747 यूरोस वो कैलकुलेट हो गए 5,445 यूरोस। तो इसमें जो आपका 5,000 एक्सपेंसेस थे एज ए टैक्स डिफरेंस आपको बनेगा 1,300 यूरोस, 1,300 यूरोस का डिफरेंस बनेगा और वो आपको टैक्स रिटर्न में वापस मिलेगी। ये कैलकुलेशन होती है। हाँ, ये कन्फ्यूजन अक्सर मुझे भी रही है कि यार मैंने तो टैक्स इतने कमाई नहीं है कि मैं टैक्स रिटर्न तो मैं फ़ाइल नहीं कर रहा हूँ, तो टैक्स जमा कराने या टैक्स रिटर्न का तो नाम ही नहीं होता ना जब मैं टैक्सेस फाइल नहीं कर रहा होता, जो कि बड़ा कॉमनली अगर आप कॉमन सेंस के तौर पे सोचो तो इट मेक सेंस कि टैक्स जमा नहीं करा रहे हो तो टैक्स वापस कहाँ से लोगे, आप टैक्स रिटर्न का कैसे फाइल करोगे। लेकिन ये बहुत बड़ी आपने अच्छी खबर दी, आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स को शायद ये ना पता, और ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नए नए आए हैं जर्मनी। एग्जैक्टली इस बेस्ट चीज ये है क्योंकि आप अगर नहीं आते हो ना, आपको आप ये सोचें कोई सी भी ऐसी चीज जो मुझे मेरी स्टडीज में हेल्प कर रही है, कोई सी भी चीज। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, काफी लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल लगेगी बात, लेकिन अगर कोई फॉलो करना चाहे, लेट्स से मैं आलडी गया, मैंने पेन खरीदी, राइट, पेन खरीदी, उसमें रिसिप्ट है लेट्स से 1 यूरो। मैंने क्या किया, उसकी एक पिक्चर ली और उसको मैंने किसी भी सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर दिया, उसमें मैंने लिख दिया 1 यूरो पेन और उसके साथ रिसिप्ट अपलोड हो गई और मैंने सेव करके रख दी। जब भी मैं कोई सी भी ऐसी चीज खरीद करता हूँ जो मेरी स्टडीज के लिहाज से होती है, मैं उसको ऐड करता रहता हूँ और एट द एंड ऑफ द ईयर जब मुझे सबमिट करवाना है तब मैं उसकी सारी कैलकुलेशंस लेकर और उसको मैं लिख देता हूँ आराम से। ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा काफी स्टूडेंट्स के लिए, तो हर कोई ऐसे कर नहीं सकता, लेकिन अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि इसमें यही होता है लोगों को कि आप कह तो दो उन्हें कि यार मैंने देखो लैपटॉप लिया था, लेकिन जब तक आपके पास लैपटॉप की रिसीट नहीं है, बाइंग रिसीट, वो आपके पास प्रूफ नहीं है कि आपने लिया था, तो जो भी डॉक्यूमेंट अगर आप एक बात कह रहे हो कि ये चीज़ मैंने ली थी और मेरा इतना एक्सपेंस हुआ है, मिसाल तो आप बोलते हैं कि मेरे इस साल में लेट्स अज्यूम 5,000 यूरोस के एक्सपेंसेस थे, 3,000 यूरोस का मैंने एजुकेशन फीस हो गई, मेरी ट्रैवल कॉस्ट हो गई, मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई, मंथली ट्रैवल टिकट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, और मैंने 900 का लैपटॉप ले लिया, 400 यूरो का मैंने मोबाइल फ़ोन ले लिया। तो उसमें आप जब अपना टैक्स रिटर्न सबमिट करवाएंगे उसमें आपको रसीदें नहीं दिखानी। अच्छा, सबमिट करवाते वक्त वो कब दिखानी होती है? जब आपका वो सबमिट हो गया टैक्स रिटर्न, फाइनेंस आर्म देखेगा कुछ चीजें रीजनेबल अमाउंट के अंदर, वो देखते हैं कि अच्छा इस साल इतना ट्रेंड है, जनरली इतने एक्सपेंसेस हो सकते हैं, रीजनेबल अमाउंट है, 30 यूरोस पर मंथ, 40 यूरोस पर मंथ ट्रैवल कॉस्ट आ रही है, बर्लिन में रह रहा है स्टूडेंट, अप्रोक्सीमेटली ओके मोनार्ट्स काटे इतना होता है, मंथली टिकट इतना होता है, वो बोलते हैं ओके सीम्स रीजनेबल, वी डोंट नीड योर प्रूफ। चले एहसन भाई, ये चीज़ तो समझ आ गई कि स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी जो अपना अमाउंट है वो सेव कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ होती है जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, जिस तरह आपने भी शुरू में जिक्र किया कि दो जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, लाइक एक उन्होंने रखी, एक 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पे कह लें या हफ्ते में लाइक 20 आवर से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली ये एक कंसेप्शन माना जाता है कि 20 आवर्स अ वीक आपने काम करना है, इससे ऊपर जाओगे तो शायद इलीगल हो जाएगा ना, ये काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा एलेबरेट कर दीजिएगा कि ये ओवरऑल ईयरली बेसिस पे वो देख रहे होते हैं या फिर वो वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे स्टूडेंट्स को जो वर्किंग आवर्स हैं उनको एनालाइज कर रहे होते हैं। लेटर ऑफ द लॉ के हिसाब से एक बात है, एक है जनरली एक्सेप्टेड और एक है अनएक्सेप्टेड, ठीक है। लेटर ऑफ द लॉ क्या कहता है, एज अ स्टूडेंट आपको एक दिन में 4 घंटे से ज़्यादा काम अलाउ नहीं है, ठीक है, एज अ स्टूडेंट। इसका मतलब यह है कि आप फुल टाइम क्लासेस ले रहे हैं अपनी, आपका थीसिस सेमेस्टर नहीं है, आपका प्रैक्टिकम मतलब क्या कहते हैं इंटर्नशिप सेमेस्टर नहीं है, आपने सेमेस्टर ब्रेक नहीं लिया हुआ, और चौथी कंडीशन ये है कि फेरियन जाइट नहीं चल रहा, जैसे ये तो समर में फेरियन होता है और एक थोड़ा लेट उसमें आता है आपका फेरियन, मतलब आपका सेमेस्टर ब्रेक जो होता है वो फेरियन होता है। इन टाइम फ्रेम्स में आप कर सकते हो 4 घंटे से ज्यादा काम। अगर आपका स्टडी पीरियड है उसमें आप 4 घंटे ज्यादा नहीं कर सकते, दिस इज द लॉ। उसमें अगर आपने लेट्स अज्यूम हफ्ते में आपका ये लॉ बोलता है 20 आवर्स अ वीक, राइट, आपने 22 घंटे कर लिए, 25 घंटे कर लिए, 28 कर लिए, 30 कर लिए, लेट्स से 30 कर लिए, एक महीने में आपने एक हफ्ता ऐसा लगा लिया जिसमें आपने 40 कर लिए, लेकिन ये कंसिस्टेंटली आप ना नहीं कर रहे, तो उसमें छूट हो जाती है। फाइनेंस आर्म के हिसाब से होता है, लेकिन आपको छूट दे देते हैं, वो बोलते हैं ओए कोई मसला नहीं, इशू नहीं है आपका, लेकिन आप कंसिस्टेंटली आप डेली 8 घंटे कर रहे हैं, ना आप थीसिस के टाइम पे है, ना आप प्रैक्टिकम के टाइम पे, ना आप फेरियन दैट के टाइम पर है, सेमेस्टर ब्रेक लिया हुआ, लीगली यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट कंसिस्टेंटली, राइट। इस सिचुएशन में भी लीनियंसी दे देते हैं, वो बोलते हैं कि भाई कोई मसला नहीं है, एक साल में आपने 120 दिन फुल टाइम काम कर लिया, हम आपको अलाउ करते हैं, एज अ हाफ टाइम 4 आवर्स अ वीक में आप
240 डेज कर सकते हो। तो उसमें बहुत सारी ना फाइनेंस आर्म टू फाइनेंस आर्म ना वो Vary लीनियंसीज करता और है। वो होती हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा बेस्ट केस ये आपकी स्टडीज़ के लिए और आपकी फाइनेंसिस के लिए है 4 आवर्स अ वीक काम करें आप, और फेरियन जाइट में आप फुल टाइम काम कर लें, 2 महीने आपके पास टाइम होता है, आप फुल टाइम जॉब करें, उसमें आपको आसानी से जॉब भी मिल जाती है फुल टाइम। और एक साथ 2 जॉब करने का इसमें ये है कि 99% ऑफ द केसेस में आपकी एक जॉब जो है क्लास नंबर 1 में होगी और दूसरी जॉब जो है टैक्स क्लास नंबर 6 में जाएगी, और उसमें आपको टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। क्लासेस अब डिफरेंट क्लासेस हैं जर्मनी में ना, टैक्स की डिफरेंट क्लासेस हैं। Exactly. टैक्स आप जो आपकी मर्जी होती है नॉर्मली ये कि आप अपना जो फर्स्ट क्लास 1 जिस तरह आपने कहा कि फर्स्ट टैक्स क्लास है, ये नॉर्मली आप भी डिफाइन कर सकते हो कि इस काम को मैं फर्स्ट में रखना चाह रहा हूँ या नहीं, या फिर ये वहाँ से ही होता है। क्लासेस डिपेंड करती हैं आपकी सिचुएशन पे। अगर आप बोलेंगे मैं एग्जांपल दे दूं, टैक्स क्लास नंबर 1 में कौन कौन आता है, सिंगल, विडोड या डिवोर्स्ड। टैक्स क्लास नंबर 2 में कौन आता है, सिंगल्स बट दे आर पेरेंट्स। टैक्स क्लास नंबर 3 एंड 5 ये कॉम्बिनेशन होती है मैरिड की। पर्सन जो है टैक्स क्लास 3 में होगा, एक टैक्स क्लास नंबर 5 में होगा। टैक्स क्लास नंबर 3 वाला जो है टैक्सेस कम पे करता है, टैक्स क्लास नंबर 5 वाला ज्यादा पे करता है। नहीं मैं उसकी बात कर रहा था, अगर आप 2 जॉब्स कर रहे हो तो 2 जॉब्स पे डिफरेंट सॉरी क्लासेस में 2 जॉब्स में उसमें आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी जॉब टैक्स क्लास नंबर 1 में है, कौन सी टैक्स क्लास नंबर 6 में। राइट, ये होता है ना कि ज़्यादा पैसों वाले को फिर आप सेकंड उसमें शो कर देते हो टैक्स क्लास 6 में, 1 में जिसमें कम टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। अगर आप टैक्स क्लास 6 रखते हो तो फिर हाई टैक्सेस देने पड़ते हैं। एग्जैक्टली या लेकिन अगर आप लेट्स से अगर आप दोनों जॉब्स के थ्रू 10,000 यूरो से कम कमा रहे हैं ना, इवन दो आपने टैक्स क्लास नंबर 6 में ज्यादा पे किया हुआ है, जब आप टैक्स रिटर्न सबमिट करवाएंगे तो वो पैसे आपके वापस आ जाएंगे। पैसे निकालने के मतलब बहुत से तरीके हैं, जिस तरह पैसे देने के हमसे निकलवाने के गवर्नमेंट के पास तरीके हैं, इसी तरह गवर्नमेंट से पैसे बचाने के हमारे पास ही तरीके हैं। आप बेस्ट केस। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैंने आपको बताया था, अकाउंट जो होता है बनता रहता है, उसमें सबसे पहला ये है कि आपको हर साल का इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न सबमिट करवाना होता है। ये नहीं कि आपका 4 साल का है तो आपने 4 साल का एक साथ जमा करवा लिया। एक साथ तो करवा सकते हैं, लेकिन दोज विल बी इंडिविजुअल सबमिशंस। तो अगर मुझसे कोई पूछता है एहसन भाई आइडियल सिचुएशन क्या है, मैं क्या करूं, तो आप स्टूडेंट हैं, आपका कैलेंडर ईयर चेंज होता है। कैलेंडर ईयर जब चेंज होता है तो उसमें आप टैक्स सबमिट करवा सकते हैं, टैक्स रिटर्न। लेट्स अज्यूम आप 2019 में आए, 2020 में आप अपना 2019 का सबमिट करवाएं। हर साल आप सबमिट करवाते जाएं। जब आप सबमिट करवाएंगे विद इन 6 to 8 वीक्स आपको एक लेटर आ जाता है कि या तो आपको टैक्स पे करना है ऊपर, या तो आपको वापस आ रहे हैं पैसे, या तो फिर आपका ये टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड सर्टिफिकेट बनता है। आपका ये सर्टिफिकेट आप 1 ईयर में कैरी करके 2nd ईयर में ले गए, 2nd से 3rd 4th 5th 6th 7th 7 साल तक आपने ये पुराना बैगेज ना आप ले सकते हैं फ्यूचर तक, उस वक्त तक जब आप टैक्सेस पे नहीं कर रहे। तो ये 7 साल का है और आप 4 साल पुराना टैक्स रिटर्न सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, अब मेरे जहन में कभी कभार सवाल आता है, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं उन्होंने टैक्स कभी फाइल नहीं किया जर्मनी में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में और मूव आउट कर जाते हैं, बट उनका जो पीछे से जो टैक्स वाला सीन है वो क्लियर नहीं होता। तो क्या उनके लिए कोई ख़तरनाक चीज़ होती है कि अच्छा आप डिफरेंट अगर कंट्री में मूव करो तो पहले टैक्स यहाँ पे क्लेम करके और फाइल करके जाओ कि लीगली इट्स अ राइट वे टू डू डैट, या फिर ये होगा कि चलो बस निकल गया तो निकल गया, पीछे की कोई इतना कोई पकड़ नहीं होती? उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके ऊपर कभी मैंडेटरी हुआ था जो मैंने कंडीशंस बताई थी, तो उसमें बेस्ट ये होगा कि आप अपना टैक्स क्लियर करवाएं, अपना सबमिट करवाएं प्रीवियस, फिर उसके बाद मूव हो जाए। और अगर आपको पता है कि ओके मैं हमेशा टैक्स क्लास नंबर 1 में था, मैंने कभी आर्बाइटलोजनगेल्ड या अनएम्प्लॉयमेंट सैलरी वो नहीं ली, मैं ज़्यादा सीरियस सिक नहीं हुआ तो मेरी कंपनी ने मुझे पैसे ज़्यादा नहीं दिए थे, अगर मैं पेरेंट हूँ और मुझे गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए थे, तो अगर ये सिचुएशन नहीं है तो जनरली आप छोड़ के जा सकते हैं। बट देन अगेन यू आर लीविंग अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑन द टेबल, आप अपने पैसे छोड़ के जा रहे हैं जर्मनी में। तो एज ए स्टूडेंट मैं हर किसी को कहता हूँ, ठीक है आपको नहीं पता कोई मसला नहीं है, आप एक वीकेंड अगर आप अपना स्पेंड कर लेंगे ना टैक्स रिटर्न के बारे में पढ़ने के लिए, मेरे चैनल में 500 वीडियो पड़ी हुई है और मैं खाली अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, जर्मन हैं और बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, रिटन आर्टिकल्स हैं। आप एक वीकेंड यूज कर लें, 2 दिन बहुत आसानी से सीख लेंगे इन्फॉर्मेशन और आप पैसे बचाएंगे। जो आपने पैसे पे किए हुए हैं वो मिलेंगे, और अगर आपने पैसे पे नहीं किए हुए लेकिन आपने इनडायरेक्टली दिए हुए, जैसे आपने स्टडीज की अपनी और ये लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल किया, तो भी आपको पैसे मिल जाए। तो बेस्ट ये है कि आप ईयरली सबमिट करवाएं, इवन तो आपको पैसे वापस नहीं मिलते, आप अपना सर्टिफिकेट लें, नेक्स्ट ईयर ऐड करें, सर्टिफिकेट लें, ऐड ऑन करते जाएं, आपको पैसे वापस मिलने ही है, कुछ भी कर लो आप। और ये ऐसा भी है कि अगर आप टैक्स तब भी सबमिट करवा सकते हो जब आप कंट्री छोड़ गए हो, या फिर उस कंट्री में होना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ टैक्स रिटर्न? छोड़ के गए हो, कहाँ गए हो, इंडिया पाकिस्तान नॉन यूरोपियन कंट्री में गए हो, तो इट वुड बी बेस्ट बिफोर यू लीव। आप जाने से पहले आपने सबमिट करवाया और आपने कोई ऐसा बैंक अकाउंट का नंबर दे दिया जो जर्मनी में रजिस्टर्ड है।
या यूरोप में रजिस्टर। अगर आप किसी अपने दोस्त को ट्रस्ट कर सकते हैं तो उसका अकाउंट नंबर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल अकाउंट देंगे उसमें पैसे आएंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी ना आपको वो होगी कि मतलब आपसे पूछेंगे अच्छा कौन सा अकाउंट है, आप और डिटेल दें, आप हमारी कंफर्मेशन दें। तो बेस्ट केस ये होगा कि अगर आप जर्मनी में होते हुए अपना सारा क्लियर करवा के चले आते हैं तो इट वुड बी द बेस्ट। अच्छा, बहुत से लोगों को ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि टैक्स रिटर्न फाइल हो जाते हैं और काफ़ी पैसे आप वापस ले भी सकते हो। कुछ लोग खुद से ये नहीं करना चाह रहे होते, ठीक है। कई दफ़ा होता है कि कुछ लोगों को उस तरह से जर्मन नहीं होती और जर्मन को देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जिन्हें जर्मन नहीं आती होती। तो वो चाह रहे होते हैं कि यार कोई ना कोई हमारी हेल्प कर दे टैक्स फाइलिंग में। जिस तरह यहाँ पे हमें तो आइडिया है कि आप लॉयर के पास जाते हैं, एक स्पेशली इसमें बहुत सी आई थिंक बहुत हैवी किस्म की फील्ड है जिसमें जॉब्स बहुत हैं। जो आपकी हर लॉयर्स होते हैं यहाँ पे वो बहुत सी हर कंपनी ने रखा होगा, इवन इंडिविजुअल बहुत से लोगों ने रखा होता है, क्योंकि वो इन सारी जो चीज़ें ना छोटी छोटी बारीकियाँ वो हर कोई नहीं इस तरह से समझ पाता। और यही केस इट्स आल्सो ट्रू फॉर स्टूडेंट्स कि आप लोग अगर ख़ुद से फ़ाइल कर रहे हो तो हो सकता है कि जो चीज़ें ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आप ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट करो अपने टैक्सेस बचाने के लिए जो आप नहीं कर पाते हो। फिर इंडिविजुअली आपको बहुत सी चीज़ों का नहीं पता हो, जिस तरह मुझे नहीं पता 7-8 साल यहाँ पे रह के कि पर ईमेल आप 0.25 यूरो आप क्लेम कर सकते हो, ये मुझे नहीं पता। 2.5 हाँ 2.5 सॉरी, हाँ 2.5, हाँ 2.5 व्हिच इज देखो पाकिस्तानी लगाओ पता पर ईमेल नहीं होगा, ये पर एप्लीकेशन होगा, पर एप्लीकेशन बाय ईमेल। हाँ लेकिन बाय ईमेल भी आई थिंक आपने कुछ अमाउंट बताई थी जो कि आप ले सकते हो वापस। तो इस तरह की चीज़ें लॉयर को पता होती हैं, तो इसलिए कई लोग प्रेफर करते हैं कि हाँ वो लॉयर करवाएं, क्योंकि जो हमारे टैक्स रिटर्न है वो फिर शायद ज़्यादा आ जाए ना। तो क्या लगता है आपको कि खुद से करना चाहिए या किसी लॉयर को करवाना चाहिए, या कोई ऐसा बहुत सी ऐप्स भी आई हुई हैं, मैंने देखा है फिक्सिट टाइप की ऐप है, बहुत सी और भी ऐप्स हैं, क्या वो ऐप्स के थ्रू करवाना ज़्यादा बेहतर होगा? क्योंकि इंग्लिश में भी है फिक्सिट की, अगर आप ऐड देखें तो वो इंग्लिश में भी ऐप है, टैक्स फिक्स है, वंडर टैक्स है और बहुत सारे हैं, बहुत से हैं। तो अब क्या रिकमेंड करोगे, किस तरह कराया जाए? रिकमेंडेशन पहले तो मैं बोलूँगा आपका इंडिविजुअल केस पर डिपेंड करता है, राइट। अगर आपको जर्मन आती है, राइट, और थोड़ी पेशेंस ज़्यादा है, तो जर्मन गवर्नमेंट ने एक फ्री सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसका नाम है ELSTER, ELSTER.de, राइट। इससे अच्छा सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेगा। इसके 2 ड्रॉबैक्स, नंबर 1 जर्मन लैंग्वेज में, आप गूगल ट्रांसलेट करके यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट वेल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। नंबर 2 ये है कि वो बहुत एक्सटेंसिव है, मतलब एवरी सिंगल कॉम्बिनेशन जो आप सोच सकते हैं ना वो उसमें है। जो भी जर्मन लॉयर है, जर्मन गवर्नमेंट है, हर कोई उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही सबमिट करवाता है। हर किसी को मैं रेकमेंड करूंगा आप ELSTER, इवन दो आप सबमिट नहीं करवाते, आप उस पर अकाउंट बनाएं, ट्राई करें, देखें कैसे होती है, मतलब लर्निंग कर रहे हो ना आप, कर लो, सीख लो। अच्छा आपके अंदर पेशेंस नहीं है, जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो उसके बाद ऑप्शन आता है, जैसे आपने वेब एप्स का बताया, बहुत सारी वेब एप्स हैं, वो फ्री में नहीं होती ऑब्वियसली, उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं डिपेंड। अगर आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, आईडी पे सॉफ्टवेयर आता है, साल के एंड में, दिसंबर के एंड में 5 यूरोज का मिलता है, उसके थ्रू भी आप सबमिट करवा सकते हैं। तो फ्रॉम 5 यूरोज ऑनवर्ड्स होती है उसकी मंथली ईयरली सबमिशन का पर सबमिशन, और वो यूजुअली 50 to 60 यूरो चले जाता है। इंडिविजुअल की प्राइस चलती है 39 यूरोज 99 सेंट होती है, वो इंग्लिश में सॉफ्टवेयर हैं सारे। और उसकी बेस्ट चीज़ ये है कि ये जो आप 39 यूरोज 99 सेंट्स पे करेंगे, ये भी आप टैक्स क्लेम में सबमिट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में। अगर मुझसे कोई पूछता है एज ए स्टूडेंट, मैं कहूँगा ELSTER ट्राई करो। अगर नहीं कर सकते तो वेब एप्स हैं, उसमें आप क्या करते हैं, अपने सारे जो एक्सपेंसेस हैं ना, उसमें स्टेप बाय स्टेप दिया होता है। आपकी सैलरी स्लिप कौन सी थी, आपकी टैक्स क्लास क्या थी, वो आपसे पूछता है एज ए क्वेश्चन है। तो ये सिचुएशन उनके लिए है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जनरली नॉट मैरिड, बट इवन मैरिड पीपल, उनके लिए भी आसानी होती है। लेकिन नॉन मैरिड जनरली स्टूडेंट और जिनका एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जर्मनी से अपने पेरेंट्स को भेज रहे हैं, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वो भी ये होता है कि आपने ट्रांसफर वाइल्स के थ्रू ना भिजवाए हो, क्योंकि उसे एज अ वो नहीं माना जाता, जहाँ तक नहीं मान लेते हैं उसको, अच्छा मान लेते हैं उसको भी, ठीक। लेकिन उसके लिए एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन, एडिशनल डॉक्यूमेंट, हाँ बेहतर होता है कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो तो ज़्यादा ईजी होता है प्रूफ करना। हाँ उस पर भी मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया है, अगर आप इस टॉपिक पे देखना चाहते हो तो मेरे पास चैनल पे वीडियोस हैं। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें घर पे एक्सपेंसेस भेज रहे हैं, अगर आप किसी एक्सटर्नल को सपोर्ट करें, अपनी वाइफ को पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एक्सटर्नल कंट्री में सपोर्ट करें, उस कंडीशन में बेहतर होगा कि आप लॉयर ले लें, ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। तो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, अगर आप समझते हैं एज ए स्टूडेंट यू डोंट हैव दैट मेनी कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंसेस, आप कोई बिजनेस साइड में नहीं कर रहे, रेगुलर कर रहे हैं, कोई फ्रीलांसिंग वगैरह नहीं कर रहे,
तो आप जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐप यूज़ कर लें। मैं ऐड कर दूं यहाँ पे कि फॉर इंस्टेंस कुछ लोगों ने अगर देख रहे हो वीडियो और इस साल का या पिछले साल का टैक्स उन्होंने ना क्लेम करवाया हो, तो आपने ये नहीं घबराना कि यार ये तो अब टाइम चला गया ना। नॉर्मली आप पिछले 3 साल का जो टैक्स है वो आप करवा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी 2023 है, 4 साल का, हाँ सॉरी, तो आप 2019 तक का जो टैक्स है वो आप अभी इस साल करवा सकते हैं। तो अगर आप भूल गए, आप नहीं करवाया, तो आप पिछले 4 साल का जो टैक्स है वो आप, जिस तरह हमने डिफरेंट मेथड्स बताए एहसन भाई ने, आप उनके थ्रू भी करवा सकते हैं, एम्प्लॉयर के थ्रू भी करवा सकते हैं, ख़ुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी आपको फ़ायदा हो जाएगा, काफ़ी अमाउंट जो है वो आपकी वापस हो जाएगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी थैंक यू सो मच एहसन भाई। आई थिंक ये बड़ा आपने डिटेल में इन डेप्थ जाके चीज़ें बताई हैं, और काफ़ी वो चीज़ें हैं जो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत से आने वाले जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो काम आएंगी, बल्कि जो मेरे जैसे बहुत से यहाँ पे रह भी रहे हैं जिन्होंने कभी इतना ज़्यादा इन्हें इन डेप्थ स्टडी नहीं किया, उन्हें भी ये रियलाइज़ होगा कि यार ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़ाहिर बात है, आप इतनी मुश्किल से यहाँ पे यूरो आ रहे होते हैं, तो निकल जाते हैं और आप क्लेम कर सकते हो और नहीं करते हो, तो ये बड़ा बंदे को बाद में फ़ील होता है कि यार, क्योंकि यहाँ भी आप जॉब पे ज़्यादातर आपने देखा है कि हैंड टू माउथ ही रह रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप सेट बन गए हो। बहुत स्पेशली ड्यू टू इन्फ्लेशन और जो महंगाई आजकल यहाँ पर चल रही है, तो आई थिंक एक यूरो भी आजकल सेव करना इट्स क्वाइट वर्थ इट। इसमें काफ़ी आपको चीज़ों में आसानी हो जाती है। तो लाजमी आप एहसन भाई का चैनल विजिट कीजिएगा, और टॉपिक जिस तरह इन्वेस्टमेंट पे एहसन भाई काफ़ी वीडियोस बनाते हैं, करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह पे काफ़ी वीडियोस हैं एहसन भाई की। उसमें अभी तक मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही मेरा भी इंशाल्लाह प्रोग्राम बन रहा है कि हम स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट, फिर उनके क्या यूरोप में सिनेरियोज होते हैं, इस तरह से टैक्स आपने वहाँ पर भी फाइल करना होता है, जो कि लाइक डिजिटली सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आई थिंक वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, उसमें भी इन डेप्थ जाना। तो एहसन भाई को इंशाल्लाह हम फिर थोड़ी सी तकलीफ़ देंगे। फ़िलहाल के लिए एहसन भाई थैंक यू सो मच, और लाजमी आप लोग एहसन भाई का चैनल विज़िट कीजिएगा। कोई पैगाम एहसन भाई एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हो स्पेशली? तो नंबर 1 लीगल काम करें, 2 नंबर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 2 टैक्स रिटर्न फाइल करें, और तीसरा जो है पढ़ाई करें, जॉब साथ में करें, खाली जॉब नहीं करें। चलिए, बहुत अच्छा मशवरा, और ये मशवरा आपको ये बड़ा 8 साल के बाद ही जाके चीज़ समझ आई है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कि ब्लैक में आपको उस टाइम पे बड़ा फ़ायदा लग रहा होता है कि यार पैसे आ रहे हैं, लेकिन जब आप देखते हो उन सारी चीज़ों को लीगली, आप अगर इनके थ्रू नहीं चल रहे, इनके लीगल प्रोसेस नहीं इस कंट्री पे फॉलो कर रहे, आज नहीं तो कल एक ना एक टाइम पे जाके आपको पकड़ लेते हैं, और फिर ऐसा पकड़ दें कि आपको नहीं छोड़ते हैं। ऐसी बहुत सी एग्जांपल हैं जो पर्सनली मैंने देखी हुई हैं कि लोग बड़े लाइक टैक्स वैक्स मार रहे हैं, और जी हमने ये बचा लिया वो बचा लिया, शुरू में 8-10 साल की भी इवन मोहलत देते हैं लोग, बट जब पकड़ने पे आते हैं तो फिर एक एक पाई आपसे वो निकालते हैं। तो जाते वक्त एक खौफनाक चीज़ बता देता हूँ, फाइनेंस एक्ट आपसे 10 साल पुरानी रेशनू मांग सकता है। 10 साल पुरानी आपसे इनकम जो भी आई थी आपके अकाउंट में वो मांग सकती है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है जी, चलें ओके ऐसे भाई, थैंक यू ये बताने के लिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आप भी ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक किया तो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।